फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था, आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, आपके टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी आगामी पेपर हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, आपके सरकारी नौकरी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपका हिस्ट्री पोर्शन रहता है या आपका पॉलिटिकल साइंस, इस तरह की पोर्शंस रहते हैं, तो वो हमारी तैयारी हम अपने चैनल पे करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पॉलिटी में पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा रहे हैं 1784। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहती हूँ कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था भारत का संवैधानिक विकास। भाई, संवैधानिक विकास कैसे हुआ था? ये कर्मिक विकास था जो निरंतर चलता रहा, धीरे धीरे होता रहा। ऐसा नहीं था कि एकदम से ही कोई विकास हो गया था हमारे देश में। ये कर्मिक विकास था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी, तो वो क्या करने आई थी? वो बस व्यापार करने आई थी। पर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना एक वो बना लिया, कब्जा कर लिया पूरा हमारे भारत पर। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई, जिससे उनके पास राजस्व और न्याय के अधिकार आ गए। इसी के साथ साथ कंपनी का जो क्षेत्रीय शक्ति थी वो भारत में बननी शुरू हो गई। फिर हमारी जो ब्रिटिश सरकार जो हम पे राज कर रही थी उस समय, जो महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने सबसे पहले किस तरह से वो ब्रिटिश राज हमारे पे राज कैसे कर पाए, इसकी कहानी यहीं से शुरू होती है कि पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा व्यापार के रूप में। फिर धीरे धीरे उन्हें इस तरह के रेवेन्यू से संबंधित उन्हें 1765 में अधिकार दे दिए गए। फिर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब तक रहा, जब तक ब्रिटेन ने, ब्रिटिश सरकार ने संसद के विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून और आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण भी रखना शुरू करा। क्योंकि नियंत्रण इसलिए रखना पड़ा कि पहले उन्हें व्यापार करने को दिया गया, तो उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। तो इसी वजह से ब्रिटिश लोग उन पर नियंत्रण भी रखते थे। इसी उसमें आया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के एक संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो ये कुछ बातें थी। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे और आपको पता चलेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है, संवैधानिक विकास कैसे हुआ। आप जान पाएंगे कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई और किस एक्ट के तहत हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। वही ये अधिनियम जो था, कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावा पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, ये विलियम पिट उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, तो उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर एक्ट हमारे ये उस समय या तो तत्कालीन प्रधानमंत्री हो, उन्हीं के नाम पे रखे जाते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। देखिए, 1784 में कंपनी के जो प्रशासनिक शक्तियाँ थी और जो कार्य थे, व्यापारिक कार्य थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी जो निर्णय लेने थे या पर्यवेक्षण हेतु, ये सब किसके पक्ष में आगे पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। देखिए, इनके प्रशासनिक व व्यापारिक अधिकारों को अलग अलग कर दिया गया और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, इसके लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। अब ये नियंत्रण मंडल में कौन कौन था? चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव और 4 सदस्य आपके प्रीवी काउंसिल के। इन सभी की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। भाई, इनको नियुक्ति करना है और इन्हें पद से हटाना है, तो ये सब कार्य कौन करेगा? सम्राट। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध
संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। देखिए, जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई थी, उन्हें सलाह देने के लिए 4 सदस्य की टीम बनाई थी, उसकी संख्या कम करके 3 कर दी गई पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है। एक नियंत्रक मंडल बनाया गया 6 सदस्यों का, जिसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, आपके 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल। ठीक है। इन सभी की नियुक्ति एवं पदच्युत का अधिकारी सम्राट को सौंपा गया। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय उपनिवेशों के 2 शासक थे। भाई पहला शासक कौन था कि भाई ब्रिटेन अपने हाथ में रखेगा सब कुछ, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कुछ शासन करने का हिस्सा मिल गया था, जैसे रेवेन्यू का काम ब्रिटिश इंडिया कंपनी देख रही थी। तो इस तरह से भारत पे 2 शासक हो गए थे। आइए आगे देखते हैं। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो देखिए 1784 आपका ख़त्म होता है। इसमें आपका यही बताया गया है कि ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व का दावा पहले वैधानिक दस्तावेजों के द्वारा हुआ 1784 में। भाई एक गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, उसकी संख्या 3 कर दी गई। ठीक है। इसके माध्यम से जो कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ थी, उन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं 1786 के अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने, अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। भैया इस अधिनियम में क्या करते हैं कि गवर्नर जनरल जो हैं वो अब किसी परिस्थिति में परिषद, जो उनकी सलाह देने की परिषद है, जिसकी संख्या 3 हो चुकी है 1784 के तहत, उसके निर्णय को निरस्त भी कर सकते हैं और निर्णय को लागू करने के अधिकार उन्हें प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसे मिले, ये सौभाग्य किसे मिला? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भाई कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जैसे कि उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था 1784 के तहत। इस तरह से अब उन्हें निर्णय लेने की क्षमता थी। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रक मंडल जो 1784 के माध्यम से आपका बना था 6 सदस्य वाला, नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानून व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। भाई इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। नियंत्रक मंडल 6 सदस्य टीम आपको बताया था जो मैंने। नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानून व विनियमों की व्याख्या का अधिकार किसे सौंपा गया? न्यायालय को। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार पर अधिकार बना रहा। देखिए क्या हुआ चार्टर एक्ट 1830 के तहत। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारतीय राजस्व में व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धति बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकार द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। भाई भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम पद्धति बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन कराना अनिवार्य कर दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। आइए आगे देखते हैं। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है
इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। देखिए 1 लाख की राशि आपके इस एक्ट के द्वारा दी गई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि शिक्षा के लिए दी गई, भारतीयों के लिए। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।